लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया अलायंस की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर सभी दलों ने सहमति जताई और आगे की रणनीति को तय किया। खैर, अब बात है कांग्रेस पार्टी की कि आखिरकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि जो पहले नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के थे अधीर रंजन चौधरी, वे चुनाव हार चुके हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी में मंथन शुरू हो गया है कि आखिरकार अब नया लोकसभा का नेता कौन होगा। कई सांसदों की ये राय है और उन्होंने ये मांग की है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष लोकसभा में बनाया जाए। अब ऐसे में लगातार ये कयास चल रहे हैं कि आखिरकार कौन नेता प्रतिपक्ष या फिर लोकसभा का नेता होगा। अब ऐसे में संसदीय दल की जो बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कि आखिरकार नेता विपक्ष किसको बनाया जाए। लेकिन अभी जो चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल के नाम पर भी है, क्योंकि सीनियर लीडर हैं। लेकिन अगर केसी वेणुगोपाल को बनाया जाता है तो वे भी दक्षिण से आते हैं और नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे भी दक्षिण से आते हैं, तो ऐसे में लेकर कुछ ना कुछ मामला अटक सकता है। अब ऐसे में कई और दावेदार भी हैं जो लोकसभा नेता विपक्ष बनने की कगार पे हैं। लेकिन जो अधिकतर सांसद और नेता है उनका कहना है कि राहुल गांधी को ही लोकसभा में आवाज बुलंद करनी चाहिए और नेता विपक्ष का पद उन्हें ही मिलना चाहिए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि लगातार मंथन जो चल रहा है, लगातार जो चर्चाएं हैं, मांग है, उस पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड होता है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए का स्ट्राइक रेट कम होने के बाद बीजेपी ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में हार की समीक्षा की गई और पिछले चुनाव में 39 सीट मिली थी और इस बार सिर्फ 30 सीटें मिली, यानी 9 सीटों के लॉस होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और हार का समीक्षा किया। हालांकि निकलने के बाद सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि 75% स्ट्राइक रेट के साथ एनडीए ने खूब अच्छा प्रदर्शन किया है और आगे भी इसी तरह का स्ट्राइक रेट जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार के सवाल पे साफ तौर पे कहा कि 95 से नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और ऐसी स्थिति में केंद्र में वो मजबूती के साथ रहेंगे और 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं इस बैठक से निकलने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष के हालात चोर मचाए शोर जैसी है और लगातार विपक्ष हमलावर है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। लोकसभा परिणाम आने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में तमाम तरह की कोशिशें चल रही हैं कि किसी भी सूरत में पार्टियां बहुमत पा जाएं। पार्टी में अगर हम बात करें तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वह भी 240 की संख्या पर ही सिमट कर रह गई है। पूर्ण बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। हालांकि एनडीए के पास वो आंकड़ा पूरा है, लेकिन फिर भी गणित और तमाम तरह की ऐसी कोशिशें चल रही हैं कि सरकार पूर्ण बहुमत से आ जाए, ताकि किसी भी तरह की रुकावट ना रहे और तमाम सहयोगियों दलों के दबाव में आना पड़े। उधर हम अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब से 3 सांसद जीत करके आए हुए हैं और आम आदमी पार्टी की पूरी कवायद है, पूरी कोशिश चल रही है कि किसी भी सूरत में उसके ये सांसद उसके साथ बने रहें। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री आवास में शाम को बैठक होगी, जिसमें सभी शीर्ष नेता इकट्ठे होंगे और बैठक करेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि किसी भी सूरत में अलायंस इंडिया का पार्ट आम आदमी पार्टी बनी रहे। उसकी बड़ी वजह भी है कि आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा क्रूशियल पीरियड से गुजर रही है, उसका सबसे बुरा दौर चल रहा है। उसके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में है, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में है। तो ऐसे में अगर कुछ दलों का साथ रहेगा तो पार्टी को काफ़ी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद अब समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब प्रदर्शन की है। ऐसे में अब तमाम बीजेपी के संगठन से जुड़े लोग तमाम मुद्दों पर बैठकें कर इस बात की समीक्षा करेंगे कि आखिर बीजेपी से चूक कहां हुई। अगर देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी की बात करें तो यहां से पीएम मोदी को 6 लाख से ज्यादा मतों से जिताने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पीएम मोदी यहां से सिर्फ 1.5 लाख मतों से ही चुनाव जीत पाए। वहीं अगर शुरुआती 2 राउंड की बात करें तो शुरुआती 2 राउंड में पीएम मोदी पिछड़ते नजर आए। सिर्फ कैंट विधानसभा में ही भाजपा बेहतर प्रदर्शन कर पाई, अन्य विधानसभाओं में बीजेपी लड़ती नजर आई और ऐसे में सिर्फ 1.5 लाख मतों से ही पीएम मोदी चुनाव जीते। तो इस पर समीक्षा
हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि तमाम बड़े नेताओं पर भी गाज गिर सकता है। वहीं अगर गाजीपुर, बलिया, चंदौली, जौनपुर, मछली शहर के साथ ही लालगंज की बात करें तो इन सीटों पर भी समीक्षा हो रही है कि आखिर चूक कहां हुई, क्योंकि इन सभी सीटों पर बीजेपी के बड़े नेता अपनी बूथ हारे हैं और जो बड़े नेता अपनी बूथ हारे हैं उनसे भी ये सवाल बनेगा और समीक्षा की जाएगी कि आखिर इन बड़े चेहरों से बीजेपी को कितना लाभ मिला है और ये बड़े चेहरे बीजेपी के लिए क्यों कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। वहीं अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर और मछली शहर में जब से धनंजय सिंह बीजेपी का सपोर्ट किए तब से ये माना जा रहा था कि ये दोनों सीट बीजेपी की झोली में आ सकती है, लेकिन धनंजय सिंह के सपोर्ट के बाद भी ये दोनों सीट बीजेपी गंवा बैठी। ऐसे में अब समीक्षा का दौर शुरू होगा और इस बात को लेकर चर्चा होगी कि आखिर इतना बुरा प्रदर्शन बीजेपी का क्यों रहा और इसके पीछे क्या अंतर्कलह जिम्मेदार रही। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले कल ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय दल का भी नेता चुना जाएगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद एनडीए के सभी नेता राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और सरकार बनाने का दावा करेंगे। इससे पहले आज दिन भर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर राजनाथ सिंह और अमित शाह के बीच 3 घंटे लंबी बातचीत हुई। ये बातचीत केंद्रीय मंत्रिमंडल में घटक दलों को समाहित करने और मंत्रिमंडल में किसको कितनी हिस्सेदारी देनी चाहिए उस पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक अभी ये बातचीत सिर्फ प्राइमरी स्टेज में है। बाद में बीजेपी के ये तमाम तीनों नेता अलग अलग क्षेत्रीय दलों के छत्रपों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करने के बाद ही बीच का फार्मूला निकाला सकेगा। फिलहाल तैयारी ये है कि 8 तारीख यानी 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले लें और प्रयास ये किया जा रहा है कि घटक दलों के बड़े नेताओं को इस शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद से सुशोभित कर भी उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ दिलाई जाए। प्रयास जारी है। उम्मीद की जा रही है कि कल देर शाम तक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पीने के पानी के संकट से जूझ रही दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि 137 क्यूसेक पानी शुक्रवार से रिलीज करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पानी रिलीज किया जाएगा उसकी बर्बादी न हो सके। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकारों द्वारा दिल्ली सरकार पर पानी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने कहा कि उसके यहाँ भी भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन वहां पर पानी की समस्या नहीं है। अब देखना होगा जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। 4 जून को आए मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत को लेकर बीजेपी के तमाम नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। आज प्रदेश के कई नवनिर्वाचित सांसदों ने सीएम मोहन यादव से सीएम हाउस में मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इसके साथ ही आज सीएम निवास में तमाम विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों ने भी सीएम मोहन यादव से मुलाकात करके जीत की शुभकामनाएं दी हैं। मुलाकात के बाद सीएम दिल्ली रवाना हो गए हैं। कल शुक्रवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक दिल्ली में होना है, जिसमें शामिल होने के लिए देर शाम तक सभी 29 सांसद दिल्ली से रवाना हो जाएंगे और बैठक में सभी नवनिर्वाचित सांसदों के साथ साथ मुख्यमंत्री और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को भी दिल्ली बुलाया गया है। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली में निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का दबदबा देखने को मिल रहा है और सभी नवनिर्वाचित सांसद और मध्य प्रदेश के पदाधिकारी बेहद उत्साहित हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार पर कई सवाल दागे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा है कि भूपेश बघेल बताएं कि छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों में से कांग्रेस 10 सीटों पर अगर हारी है तो इस हार की जिम्मेदारी अब कौन लेगा। अरुण साव ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि भूपेश बघेल खुद तो हारे ही हैं राजनांदगांव संसदीय सीट से, लेकिन जो उनका गृह क्षेत्र है दुर्ग, वहां से भी कांग्रेस की करारी हार हुई है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने जिन जिन लोगों को टिकट दिलाई थी छत्तीसगढ़ संसदीय सीटों पर, उन सब की करारी हार हुई है। तो अब जब छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, केवल एक कोरबा लोकसभा सीट है जो कांग्रेस ने जीती है, लेकिन उस जीत का जो सहरा है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर चरणदास महंत के सिर बंधा है, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और भूपेश बघेल के खासे प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। चरणदास महंत वैसे तो भूपेश बघेल से सीनियर लीडर हैं, लेकिन पिछले 5 साल की जो पॉलिटिक्स थी छत्तीसगढ़ में, उसमें भूपेश बघेल उभर कर सामने आए थे और एक बड़ा चेहरा माना उनको जाने लगा था। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ की 11 संसदीय सीटों में से 10 सीटें हार गई है कांग्रेस, तो अब बीजेपी उस बात को लेकर चुटकी ले रही है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल को घेरते हुए ये सवाल पूछा है कि अब जब कांग्रेस हारी है बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या भूपेश बघेल इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं। अब बीजेपी की इस चुटकी से, क्योंकि अरुण साव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं, बीजेपी के इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, जब वो सवाल उठा रहे हैं तो इसे एक तरह से बीजेपी का दृष्टिकोण भी माना जा रहा है। और अब ये देखा जा रहा है कि क्या कांग्रेस उनके इस बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया जाहिर करती है या नहीं। छत्तीसगढ़ में भी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 11 में से 10 सीटें जीती है, ये बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत है। जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा, पर वो सब के सब हारे। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। 2024 में इंडिया गठबंधन को 10 सीटें बिहार से मिली हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो सीटें मिली हैं उस इलाके से मिली हैं जहाँ पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ में सेंधमारी इंडिया गठबंधन ने की है, ये बड़ी बात है। हालांकि इसके पहले की बात करें 2019 की, तो एक सीट इंडिया गठबंधन को मिला था जो महागठबंधन कहा जाता था। उसमें किशनगंज की सीट महागठबंधन के खाते में आई थी। अगर 2014 की बात करें तो यूपीए गठबंधन था, तो उसमें 2 सीटें कांग्रेस को, 1 एनसीपी को और 4 सीट आरजेडी को मिला था। और वो जो भी सीटें मिली थी वो जो है सीमांचल इलाके में इनको मिली थी। लेकिन इस बार की जो सेंधमारी हुई है इंडिया गठबंधन की, वो शाहाबाद इलाके में, शाहाबाद जो इलाका है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, एनडीए का गढ़ माना जाता है। उस इलाके में इंडिया गठबंधन का सेंधमारी, बड़ी बात कही जा रही कि आखिर कौन सा फैक्टर रहा जिससे कि इंडिया गठबंधन उस इलाके में, शाहाबाद के इलाके में बड़ी सेंधमारी की और बीजेपी का सफाया हो गया। शाहाबाद इलाके में कई फैक्टर माने जा रहे हैं। एक फैक्टर पवन सिंह भी माने जा रहे हैं इसमें कि पवन सिंह के खड़ा होने से ये मामला आया है, ये बात हुई है। शाहाबाद में बीजेपी का सूफड़ा साफ हो गया है एनडीए का। लेकिन देखने वाली बात है कि आगे क्या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो क्या इस पे अपनी राय देते हैं। लेकिन इस बार की जीत जो है इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के गढ़ में इंडिया गठबंधन ने सेंधमारी की है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। तीसरी बार मोदी सरकार, इस थीम पर आज बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में शामिल होने के बाद संजय सेठ जी हैं, जो कि इस थोड़ी कठिन परिस्थिति में भी अपनी गिलहरी भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं और रांची से सांसद बने हैं, एक बार फिर बने हैं। तो तीसरी बार मोदी सरकार, ये जो थीम अभी है, इसको किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि चुनौती में है मोदी सरकार। चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि देश में फिर उसी गति से मोदी गारंटी लागू होने जा रही है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसा पहले प्रहार होता था, अब उससे भी ज़्यादा प्रहार होगा।
और हम कह सकते हैं कि देश जो मोदी का परिवार है, देखो चुनाव में ऊपर नीचे होता है, चुनाव में समीकरण बहुत काम करते हैं, किंतु देश आज भी मोदी के साथ खड़ा है। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक बनने जा रहे हैं, देश उत्साहित है, देश के लोग उत्साहित है। हाँ, कुछ सीटें कम आई तो मैंने कहा ना, लोकतंत्र में और चुनाव के अंदर बहुत से समीकरण काम करते हैं। कहीं समीकरण कहीं कम बेसी होंगे, पार्टी आकलन कर रही है, किंतु आज भी देश की जनता उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सेवक बनने पर। तो संजय जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आज एक बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार को लेकर के बीजेपी के लोगों ने, जैसा कि तमाम देख सकते हैं कि चारों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो अब भोजन का समय हो चुका है और जिस तरह से भोजन कर रहे हैं, बैठक संपन्न हो चुकी है। तो अब इन लोगों का मानना है कि कुछ चीज़ें कमियां रह गई हैं, जिन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है और इस बैठक के बाद बीजेपी एक नए रूप में, एक नई रणनीति के साथ विधानसभा चुनाव में सामने उतरेगी और लोगों को ये बताने की कोशिश करेगी कि कैसे यहाँ कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त होकर राज्य को लूटा है और अपनी हालत को विधानसभा में अच्छी करने की कोशिश करेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी के हारने के बाद से सोशल मीडिया में अयोध्या के लोगों के खिलाफ लोगों का लिखना जारी है, जिसको लेकर अयोध्या के लोगों ने भी अब नाराज़गी प्रकट की है। अयोध्या के लोगों के साथ अयोध्या के साधु संतों ने भी इसको लेकर नाराज़गी प्रकट की है। अयोध्या के साधु संतों का कहना है, जिस तरीके से बीजेपी के लल्लू सिंह फैजाबाद लोकसभा सीट हारे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी और इसके लिए बीजेपी के आला जो प्रमुख हैं उनको इस पर ध्यान देना होगा और मंथन करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लोगों का भी ये कहना है कि इसमें मंथन करने की ज़रूरत है और साथ ही अगर रिजल्ट की बात देखें तो अयोध्या के फैज़ाबाद लोकसभा में 5 विधानसभा है, जिसमें अयोध्या विधानसभा से बीजेपी लगभग 4000 वोटों से जीती है। तो ऐसे में अयोध्या के लोगों को ऊपर दोष नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि अयोध्या फैज़ाबाद के लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी लल्लू सिंह रहे हैं उनकी कहीं न कहीं कोई कमियां रही होगी, जिसको लेकर यहाँ की जनता ने उनको नकारा है। कैमरा से योगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महायुति की करारी हार के बाद कुछ विधायकों और नेताओं के सत्तारूढ़ गठबंधन छोड़ने की उम्मीद है। इसी खतरे को भांपते हुए अजित पवार वाली एनसीपी की तरफ से 15 दिनों में राज्य में कैबिनेट विस्तार की मांग रखी गई है। ऐसे में आज अजित पवार की तरफ से बैठक भी बुलाई गई थी। अजित पवार की तरफ से बैठक मुंबई स्थित देवगिरी बंगले पर एनसीपी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक के बाद एनसीपी महागठबंधन में शामिल शिंदे गुट और बीजेपी के सामने कैबिनेट विस्तार का प्रस्ताव रखेगी। मुंबई में अजित पवार के गुट की बैठक में लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि लोकसभा में हार का कारण पार्टी के भीतर नाराजगी थी। राज्य में सत्ता में आने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुश रखना था। इसी के अनुरूप राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना चाहिए। बता दें कि एनसीपी को सत्ता में आए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक नए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। एनसीपी के कोटे से कैबिनेट का खाता अभी खाली है। शिंदे समूह के मंत्री संदीपन भुमरे छत्रपति संभाजी नगर से लोकसभा के लिए चुने गए हैं, इसीलिए उनका मंत्री पद खाली हो गया है। अब अजित पवार की मांग है कि अगले 15 दिनों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर इस मंत्री पद को भरा जाए। ऐसे में ये देखना होगा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से क्या कुछ रुख अपनाया जाता है इस पूरे मामले को लेकर। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार
देश के प्रधानमंत्री के रूप में नजर आएंगे, जिसके लिए पहले शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को बताया जा रहा था, लेकिन अब ये टल करके 9 जून हो गया है, जो राष्ट्रपति भवन में इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के फोर्ट कोर्ट में 7:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि अभी तक के जो बीजेपी के 2 कार्यकाल थे उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसको लेकर के अब बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ देश की सत्ता संभालती हुई नजर आएगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा।